discuss the concept of buoyancy. ठीक है, यानी आज हम लोग buoyancy के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. So here we have taken a spring that is considered to be massless. It means its weight will approximately be zero. यानी हमने बिल्कुल कम, बहुत कम मास है ऐसी एक स्प्रिंग लेंगे. अगर इसका मास बहुत कम है तो इसका वेट खुद बहुत कम हो जाएगा. यानी अप्रॉक्सीमेटली हम इसका वेट 0 मान सकते हैं. और एक ब्लॉक ले रखा है हम लोगों ने जिसमें वेट है. अब लोग क्या करते हैं, ये वाली जो स्प्रिंग है इससे इस ब्लॉक को अटैच करते हैं. तो ब्लॉक अपने वेट की वजह से इस स्प्रिंग को खींचेगा नीचे, और जब स्प्रिंग खींचेगी तो स्प्रिंग में स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस आएगा. उस स्ट्रेस के थ्रू वो स्प्रिंग इसके वेट को ओवरकम करेगी और एक पोजीशन पे जाके वो जब खींची हुई होगी उसमें इलांगेशन आ गया होगा, वो ब्लॉक अब नीचे जाना रुक जाएगा. क्योंकि उस केस में जो स्प्रिंग का फोर्स होगा ब्लॉक पे उसने वेट को बैलेंस कर लिया होगा. यानी जो स्प्रिंग ने फोर्स लगाया और जो इसका वेट है दोनों बैलेंस हो गए और वो रेस्ट में आ गया होगा, रुक गया होगा. लेकिन उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि स्प्रिंग इज हैविंग अ पर्टिकुलर इलांगेशन. स्प्रिंग एक पर्टिकुलर लेंथ तक खींच गई. ठीक है, तो ये खींची क्यों? ड्यू टू वेट ऑफ ब्लॉक. अब हमने क्या किया, यही पूरा सिस्टम ले जाकर के एक लिक्विड में डुबो. जैसे ही आप ये पूरा काम उस लिक्विड में करेंगे जाके तो आप ये पाएंगे, you will find that the amount of elongation in this case is less than that. यानी जब आप यही पूरा काम एक स्प्रिंग लेंगे, एक ब्लॉक को ऐड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस वाले केस में उस स्प्रिंग में जो elongation आया वो स्प्रिंग जो खींची हुई है वो कम है. ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ पे ऊपर की तरफ स्प्रिंग के सपोर्ट में एक और फोर्स आ गया. ठीक है, तभी वो कम कीजिए. भाई वो ज्यादा क्यों खींच रही थी? क्योंकि वेट ज्यादा था. यानी यहाँ पे कम खींचे, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे किसी चीज ने उस वेट को ऊपर की तरफ ढकेला होगा, तभी उस स्प्रिंग में जो स्ट्रेस है वो कम आया होगा. और जब स्ट्रेस कम आया होगा तो स्प्रिंग भी कम खींची होगी, यानी इसमें जो इलांगेशन है वो कम होगा. ठीक है, तो यही बात होती है कि यहाँ पे ऊपर कैसे फोर्स लगा, इसको जो ब्लॉक है उसने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया किसने? तो यहाँ पे लिक्विड के अलावा कोई चीज नहीं है जो फोर्स लगाए. इसका मतलब इस लिक्विड ने इस ब्लॉक में ऊपर की तरफ फोर्स लगाया. ठीक है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट. ठीक है, इसी फोर्स की वजह से जो स्प्रिंग में इलांगेशन है वो कम हो गया है इसके कम से. तो ये वाला फोर्स हो जाएगा. ठीक है, यानी whenever a body is submerged in a liquid, either partially or fully, the liquid will exert a force in the upward direction on the block or on the body. This force will be termed as upthrust. इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? अपथ्रस्ट बोलेंगे. बेल फोर्स भी बोलते हैं इसको कई जगह. तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड ने अपने अंदर डूबे हुए ब्लॉक पे, ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं buoyancy. यानी buoyancy is that property of liquid by which the liquid exerts a force on an object that is submerged in the liquid in the upward direction. That force is called upthrust and this property is termed as buoyancy. तो आपको वो buoyancy समझ आ गई होगी कि वैसे लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है. लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? किस चीज की प्रॉपर्टी? कि जैसे उसमें आप कोई बॉडी को सबमर्ज कराओगे, पूरा डुबो या आधा डुबोइए या पार्शियली डुबो दीजिए, तो वो लिक्विड उससे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा. उस फोर्स का नेम होगा अपथ्रस्ट. और यही जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की उसको हम बोलेंगे buoyancy. ठीक है, होप आपको ये चीजें समझ आ गई. अब आगे चलते हैं. Hello students, now we are going to discuss Archimedes principle. हम लोग Archimedes principle पढ़ने जा रहे हैं. So it is very obvious that when we submerge the body in a liquid, some amount of liquid will be displaced. यानी जब आप एक लिक्विड में एक बॉडी को सबमर्ज करोगे तो कुछ पार्ट लिक्विड का डिस्प्लेस होगा. ठीक है, और अभी हम लोग पढ़ गए हैं कंसेप्ट ऑफ buoyancy. उसके हिसाब से जैसे आपने बॉडी को डुबोया तो लिक्विड उसके ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगाएगा.
जो आर्किमिडीज थे उन्होंने अपथ्रस्ट को, ये जो अपथ्रस्ट है इसको रिलेट किया वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है। उन्होंने बोला ये दोनों बराबर होते हैं, यानी अगर आपको अपथ्रस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो आप सीधे निकालिए वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। आगे बात सुनिए। तो व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? According to Archimedes principle, whenever a body is submerged in a liquid, whether partially or fully, it will experience a force in upward direction, that will be upthrust, and this force will be equal to weight of liquid displaced. यानी यही वाला जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के, यानी जितना लिक्विड उसने हटाया है उसके वेट के। यानी ये जो कंसेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है, इसकी मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अपथ्रस्ट, ठीक है। अरे बात सुनिए कि F अपथ्रस्ट जो है वो इक्वल टू होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यानी उसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है। अब अगर हम लोग बात करें अपथ्रस्ट की, तो अपथ्रस्ट वेट के इक्वल है, और वेट किसके इक्वल होता है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन थे, और मास किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। अब यहाँ वॉल्यूम किसका रखेंगे तो समझ लीजिए कोई बॉडी जितना डूबी हुई होगी, जितना डूबी हुई होगी उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगी। यानी यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी, उतना ही लिखेंगे जितना वो समर्ज है, यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी समर्ज, ठीक है। डी होगी लिक्विड की डेंसिटी और जी हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। यानी वी कितना रखेंगे? जितना पार्ट बॉडी का डूबा हुआ है उतने पार्ट का केवल वॉल्यूम रखना है, ठीक है। अरे बात सुनिए, डी डेंसिटी रखनी लिक्विड की और जी आपको पता होता है। इस तरीके हम लोग अपथ्रस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? क्योंकि वो इक्वल टू होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के। एक बार फिर सुन लीजिए प्रिंसिपल क्या था। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, whenever a body is submerged in a liquid, whether fully or partially, it will experience a force in the upward direction, that will be upthrust, and this force will be equal to weight of liquid displaced. यानी जैसे आप एक बॉडी को एक लिक्विड में डुबोएंगे, चाहे वो आंशिक रूप से डुबोइए या पूरा डुबो दीजिए, तो उस पर एक अपथ्रस्ट लगेगा, और वो अपथ्रस्ट जो लगेगा उसकी वैल्यू इक्वल टू होगी जो लिक्विड उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है उससे वेट के। और वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, मास का होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन फॉर्मूला बन गया। अब वॉल्यूम कौन सा रखेंगे? जितना पार्ट बॉडी का डूबा है, अगर पूरा डूबा है तो पूरा रख देंगे, आधा डूबा है तो आधा वॉल्यूम रखेंगे, 1/3 डूबा है तो 1/3 वॉल्यूम रखेंगे। डी रखेंगे लिक्विड की डेंसिटी, क्योंकि हम वेट ऑफ लिक्विड निकालना है, और जी आपको दे दें। बस यहाँ पे आपको वी याद रखना है। वी क्या है? वॉल्यूम क्या रखना है? पूरी बॉडी का वॉल्यूम नहीं रखना है, जितना वॉल्यूम बॉडी का डूबा है, यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, ठीक है, जितना डूबा होगा, ठीक है, उतना हम लोग रखेंगे वॉल्यूम, और डेंसिटी लिक्विड की रखेंगे। इस तरीके हम लोग अपथ्रस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूजफुल है क्योंकि हम इसकी मदद से अपथ्रस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। Hello students, now we are going to discuss whether a body will float or sink in a liquid. यानी हम पढ़ने जा रहे हैं कि बॉडी अगर हम लोग पानी में डुबोते हैं तो पानी में तैरेगी कि डूब जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए कि वो बॉडी जब लिक्विड के अंदर होगी, पूरी डुबो रखी है, तो उस पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक वेट और एक अपथ्रस्ट। अगर अपथ्रस्ट ज्यादा है, वेट कम है, ठीक है, अपथ्रस्ट ज्यादा और वेट, तो बॉडी तैरेगी, डूबेगी। अगर वेट ज्यादा है, अपथ्रस्ट कम है, तो वो डूब जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपथ्रस्ट ज्यादा वेट से, तो देखिए क्या होगा। अगर अपथ्रस्ट ज्यादा वेट से तो उसका कुछ पार्ट जो होगा वो बाहर आ जाएगा और कुछ पार्ट पानी के अंदर रहेगा, और इस तरीके वो तैरेगा, ठीक है, फ्लोट करेगा। यानी अगर अपथ्रस्ट वेट से ज्यादा है तो वो फ्लोट करेगी। और कैसे फ्लोट करेगी? उसका कुछ पार्ट पानी के बाहर रहेगा, लिक्विड के बाहर रहेगा, और कुछ पार्ट पानी के या लिक्विड के अंदर रहेगा, ठीक है। अगर अपथ्रस्ट कम है तो जैसे आप उसको डुबो करके छोड़ेंगे तो बिल्कुल सिंक कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर वेट ज्यादा है, अपथ्रस्ट,
अच्छा, अगर दोनों एग्जैक्टली बराबर है, अगर दोनों एग्जैक्टली बराबर है तो वो बॉडी पूरा डूबी हुई तैरेगी, यानी इसकी पूरी बॉडी समझ ऐसे डूब जाएगी और वो ऐसा, ठीक है। आगे बात सुनो, यानी थ्रस्ट अगर ज्यादा है, वेट कम है, तो उसका कुछ पार्ट ऊपर रहेगा, कुछ पार्ट डूबा रहेगा, वो फ्लोट करेगी। अगर वेट ज्यादा है, थ्रस्ट कम है, तो वो सिंक कर जाएगी। और अगर दोनों एग्जैक्टली बराबर है तो वो पूरा डूबी हुई तैरेगी, यानी तब भी वो फ्लोट करेगी, डूबेगी नहीं। तो ये केसेस होते हैं कि वो जो बॉडी है वो फ्लोट करेगी कि सिंक करेगी। फिर से एक बार देखिए, अगर अब थ्रस्ट ज्यादा है, वेट कम है, तो उसका कुछ पार्ट पानी के ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो फ्लोट करती रहेगी, तैरती रहेगी। अगर वेट ज्यादा है तो पूरा डूब जाएगा, और अगर ये दोनों एग्जैक्टली बराबर हैं तो वो पूरा का पूरा डूबी हुई फ्लोट करेगी, यानी सिंक नहीं करेगी, वो तैरेगी। तो ये 3 पॉइंट्स थे कि कब क्या होगा। तो अब थ्रस्ट की वैल्यू हम लोग फाइंड कर ही लेते हैं। तो हम लोग से अगर पूछे ये बॉडी जो है वो सिंक करेगी, फ्लोट करेगी, तो हम लोग अब थ्रस्ट और वेट की वैल्यू को जो है कैलकुलेट कर लेंगे और फिर बता देंगे कि ये केस होगा कि ये केस होगा कि ये केस होगा। होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू लॉट।